हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस पेपर का हल करने वाले हैं वो सेकंड ग्रेड का पेपर था, जो कि ग्रुप बी का था, जिसमें जीके सब्जेक्ट पूछा गया था। ये 2018 में जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला पेपर है। तो सीधा ही हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना होता है, सीधे ही काम की बात मुद्दे पर आ जाते हैं। मेहमद आभूषण पहना जाता है, तो मेहमद जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है आपको बताना है। तो मेहमद आपका जो पहना जाता है वो सिर में पहना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मेहमद जो है आपका कहाँ पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। इसके अलावा मैं सिर के आभूषण की बात कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने कल के एग्जाम में भी आपको बताया था कि आपका शीशफूल, मेहमद, बोर, रखड़ी, टीकड़ा, काचर, खींच, गेड्डी, गोफन, चांद सूरज, तिबगट्टो, थुंडी, मेण, मोडियो, मोरमंडली, सर कयारो। तो ये जितने भी आभूषण ये सारे आपके सिर में पहने जाते हैं। मैं वापस से बताता हूँ एक बार में। आपका शीशफुल, मेहमद, बोर, रखड़ी, ठीक है, टीकड़ा, काचर, खींच, गेड्डी, गोफन, चांद सूरज, तिबगट्टो, थुंडी, मेण, मोडियो, मोरमंडली और सर कयारो। तो ये जो आपके आभूषण है सारे ये आपके सिर में पहने जाते हैं। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ मस्तक और ललाट के जो आभूषण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो, एक आपका मौली, बोरला, टीका, जेला, सांखली, खेचा, तावीत, बिंदिया, दामनी, टीडी भलको, टीकी और बिंदी, ये जो है आपके मस्तक के आभूषण यानी ललाट के आभूषण, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कान के आभूषण की भी बात कर लेते हो तो कर्णफूल, पीपल पत्रा, अंगोटिया, लटकन, बाली, टॉप्स, सुरलियो, मोर फेवर, बारेट, ओगनिया, कुंडला, लूंग और भचूरिया और टोटी। ये टोटी जो है आपका RS प्री का जो एग्जाम हुआ था 2021 वाले में, टोटी आभूषण आपका पूछा हुआ जो कि कान में पहना जाता है। जमेला, कोकरू, यह मैं आपको बार बार बता दूं, एक तो गोखरू आपका कलाई का हो जाएगा, हाथ वाला आभूषण, जबकि कोकरू जो आपके कान में पहना जाता है। इसके अलावा कुंडकली, खिटली, गूद गूदड़ो, चैलकड़ी, छूटणो, ठोरियो, बूजली, माकड़ी, मुर्की, वेडलो, संदोल, सुरगवाली, ये जो सारे आभूषण आपके कान में पहने जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विजय दान देता का संबंध है। तो विजय दान देता का जो संबंध है लोक साहित्य से, किससे है भाई, लोक साहित्य से है। विजयदान देता की बात कर लूँ तो इनकी जो जन्मभूमि है बोरुंदा जोधपुर है भाई, ठीक है। विजयदान देता का जो संबंध है जोधपुर से, जोधपुर के बोरुंदा से, ठीक है। इनके मैं जन्म की बात कर लूँ तो अगर 1926 में इनका जन्म हुआ था, इनका जो निधन हुआ था वो 2013 में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनके अलावा देखो, मैं इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर रहा हूँ तो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। बातारी फुलवारी होगी, तीड़ू राव हो गया, कब्बू रानी हो गई, उलझन हो गई, अलकू हिटलर हो गई। इसके अलावा जो इनका जो बातारी फुलवारी है ना, ये 14 खंडों में विभाजित है। आप कितने खंडों में विभाजित है, 14 खंडों में विभाजित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो और बात कर लेते हैं अपन इनके बारे में कुछ। एक इनकी जो कहानी है दुविधा पर एक फिल्म बनी हुई है, पहली फिल्म, यह एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। और एक इनकी एक लोकप्रिय कहानी चरणदास चोर, ये भी आपको एग्जाम में पूछी हुई, इस पर भी आपकी फिल्म बनी हुई है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं इनकी कृतियों की और बात कर लेता हूँ तो प्रेरणा भी इनकी करती है, सोरठा भी इनकी करती है, इसके अलावा रुख भी इनकी करती है, ये सारी करती है इनकी। इसके अलावा कब्बू रानी, इल्कू हिटलर, तीड़ो राव, ये मैंने आपको बताई थी, बातारी फुलवारी। इसके अलावा देखो कुछ हिंदी की इनकी जो कृतियाँ है ना उनकी मैं बता देता हूँ। जैसे ऊषा होगी, बापू के 3 हत्यारे, अनोखा पेड़, चौधरायन की चतुराई, सपन प्रिया, अतिरिक्ता, महामलीन, ये सारी इनकी भी हिंदी वाली कृतियाँ हैं। इसके अलावा देखो मैं आपको बात कर लेता हूँ। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इनको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था। तो इनको 2007 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2011 के अंदर इनको नोबल साहित्य के लिए नामांकित किया गया था। राजस्थान के एकमात्र कवि जिन्हें नोबल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया वो कौन है, तो विजयदान देता है, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो निधन हो गया था वो 2013 के अंदर हो गया था। दिल का दौरा पड़ने से बोरुंदा गांव जोधपुर के अंदर इनका निधन
हो गया। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौहान वंश की जानकारी देता है बिजोलिया अभिलेख आपको। ठीक है, इससे पहले देखो मैं अभिलेख और शिलालेख के बारे में आपको बता देता हूँ। ये होता क्या कि शिलालेख क्या होता है सर, अभिलेख क्या होता है, तो ये बता दीजिए आप। तो पत्थर की जो शिलाएं होती है ना, पत्थर की शिलाएं, दीवारें, स्तंभ पर किसी भी प्रकार की जानकारी लिखी हुई मिलती है तो उन्हें शिलालेख कहते हैं। ठीक है, और शिलालेख पर किसी शासक की उपलब्धियों का अगर यशोगान मिलता है तो उसे प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। इसके अलावा देखो भारत में शिलालेख कैसे चालू हुआ था। भारत में पहली बार शिलालेख ईरानी राजा दारा प्रथम की प्रेरणा से महान मौर्य शासक अशोक ने लगवाए थे सर्वप्रथम। ठीक है, और अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो एपिग्राफिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफिक कहलाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में संस्कृत भाषा का जो प्रथम अभिलेख है वो शक शासक रुद्रदामन का जो गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख आपको मिलता है। इसके अलावा अशोक के शिलालेखों की बात करता हूँ तो 4 लिपियों में मिलता है, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरमाइक और यूनानी। और राजस्थान के शिलालेखों की बात कर लेते हो तो संस्कृत एक राजस्थानी भाषा में आपको मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ अपना जो बिजोलिया शिलालेख चल रहा था उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि बिजोलिया शिलालेख क्या है। तो बिजोलिया शिलालेख एक तो 1170 ईस्वी का आपको याद रखना, 1170। ठीक है, 1170 ईस्वी का। दूसरा ये जो शिलालेख मिला था आपको पार्श्वनाथ के मंदिर पर लगा हुआ मिला था भीलवाड़ा बिजोलिया में। ठीक है, इसके अलावा ये दिगंबर शाखा का शिलालेख है। ठीक है, जैनों में 2 शाखाएं होती है, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर यानी जो बिना वस्त्रों के रहते हैं। ठीक है, इस शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहान वंश की आपको जानकारी मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की जो उत्पत्ति है ना वो वत्स गोत्र ब्राह्मण से हुई है। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ब्राह्मणों को क्या कहा गया, तो वत्स गोत्र कहा गया, जबकि ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति मानी वो वत्स गोत्र ब्राह्मण से मानी। इसी शिलालेख के अंदर बहुत सारा आपको प्राचीन नाम की जानकारी भी मिलती है, जैसे ऊपर माल को उत्तमाद्री कहा गया। ठीक है, नाडोल को नड्डुल कहा गया, नाडोल को क्या कहा गया, नड्डुल कहा गया। और जालोर को जबालीपुर कहा गया। क्या कहा गया? जबालीपुर जालोर को कहा गया है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस लेख के जो लेखक है वो गुणभद्र और कायस्थ है। कौन है? गुणभद्र और कायस्थ है, जबकि रचनाकार जो है वो लोलाक है। कौन है? लोलाक है, ये आपको याद रखना है। और इसी शिलालेख में एक तो आपको कुंठिला नदी का वर्णन भी मिलता है, दूसरा सांबर झील का जो निर्माण है चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने करवाया था 551 ईस्वी में। ये जानकारी भी आपको बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के भील सेना का कमांडर कौन था? तो हल्दी घाटी में जो महाराणा प्रताप की भील सेना का जो कमांडर था वो राणा पूंजा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। 21 जून 1576 के मध्य हुआ था। किन के मध्य हुआ था? अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर यानी मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद जब अकबर ने जब हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया, उसके बाद जब महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी जो बनाई थी चावंड को बनाया था। कब बनाया था? चावंड को बनाया था। कब बनाया था? 1585 में बनाया था। कब बनाया था? 1585 में। 1597 में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो 12 साल राजधानी रही थी चावंड। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कब तक रही? तो 12 साल। ठीक है, और महाराणा प्रताप के रूलिंग पीरियड की मैं बात कर लेता हूँ तो 1572 से 1597, 1572 से 1597, ये आपको याद रखना है। और ऑल ओवर अगर चावंड राजधानी कितनी रही, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता तो 28 साल रही है। ठीक है, 28 साल आपको रही। और मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी आपको याद रखना, फरवरी 1615 के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। राव चंद्र सेन की अपन रूलिंग पीरियड की बात कर ले तो 1562 से लेकर 1581 तक इनका कार्यकाल था। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो ये जो है राव मालदेव के पुत्र थे। ठीक है, राव मालदेव के पुत्र थे, इनको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा इन्हें चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और महाराणा प्रताप का अग्रगामी यानी पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का भूला बिसरा राजा के नाम से भी राव चंद्रसेन को जाना जाता है।
अगर इंग्लिश में दे दे तो आपको याद है द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान। इसके अलावा इनको विस्मृत राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मृत राजा। मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने वाला मारवाड़ का अंतिम राजा था चंद्रसेन। चंद्रसेन के भाई उदय सिंह और राम सिंह, उदय सिंह और राम सिंह अकबर की सेना में चले गए थे, ठीक है, यानी मुगल दरबार यानी अकबर के साथ मिल गए थे और अकबर के साथ ही रहने लगे और मुगल सेना के खिलाफ साथ में ही वो जुड़ गए थे, खिलाफ नहीं साथ में जुड़ गए थे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ नागौर दरबार। देखो नागौर दरबार का संबंध भी चंद्रसेन से 1570 में नागौर दरबार आपका लगा था। तो अकबर ने 1570 में नागौर दरबार में अहिच्छुद्र दुर्ग पे लगाया था। कहाँ लगाया था? इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगाया गया था। अब देखो ये सवाल पूछा जा सकता है कि नागौर के अंदर भी कौन से स्थान पर लगा था, तो अहिच्छत्रपुर दुर्ग में लगाया था। या बीकानेर के राजा कल्याणमल अपने 2 पुत्रों के साथ राय सिंह और अपने पृथ्वीराज राठौड़, जबकि जैसलमेर के राजा हर्राय बाटी और बूंदी व रणथंभौर के सुरजल हाड़ा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये आपको याद रखना। लेकिन चंद्रसेन की मैं बात कर लूँ तो ये नागौर दरबार को छोड़कर लौट आए थे और मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग बाड़मेर को अपना केंद्र बनाकर मुगलों का विरोध किया। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को 1572 में चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा और सिवाना के दुर्ग का प्रशासक भी नियुक्त किया था। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ कि भाई राय सिंह को कब भेजा था चंद्रसेन के विरुद्ध, तो 1572 में भेजा था, और सिवाना दुर्ग का जो प्रशासक बनाया था वो 1572 में राय सिंह को बनाया था। चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध हेतु धन की आवश्यकता के लिए सोजत दुर्ग जैसलमेर के हर्राय के पास गिरवी रखा था। ये सवाल भी बना हुआ है। सोजत दुर्ग को गिरवी रखने वाले शासक कौन थे? चंद्रसेन थे। किसके पास रखा था? आपके जैसलमेर के जो राजा थे हर्राय भाटी के पास रखा था। चंद्रसेन ने जंगलों और पहाड़ियों के अंदर युद्ध के लिए उत्तम माना और चंद्रसेन मारवाड़ का पहला राजा था जिसने छापामार युद्ध पद्धति यानी गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इसके अलावा 1581 में बेरसेल के द्वारा भोजन में विष यानी जहर मिला दिए जाने के कारण संचियाब जोधपुर में इनकी मृत्यु होगी। और चंद्रसेन की जो छतरी बनी हुई है वो भी आपके सचियाप नामक स्थान जोधपुर में बनी हुई है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? कल ये सवाल मैंने आपको करवाया था। देखो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन जो सभ्यता उनकी जननी कहा जाता है, ठीक है। और ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? ताम्रवती जो नगरी कहा जाता है वो आपको कहा जाता है आहड़ को। जबकि ताम जो खेतड़ी झुंझुनू है, खेतड़ी झुंझुनू को क्या कहा जाता है? तो खेतड़ी झुंझुनू को क्या कहा जाता है? ताम नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम नगरी, यानी तांबे की जो नगरी कहा जाता है वो खेतड़ी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं अपन, तो आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आहड़ सभ्यता क्या है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में आपको बता देता हूँ। आहड़ सभ्यता एक तो उदयपुर शहर में बहने वाली आहेड़ नदी के तट पर मिली है, ठीक है, ठीक है। इस सभ्यता के काल की मैं बात करता हूँ तो देखो 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मान ले तो आहड़ सभ्यता का जो काल है वो 1900 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1900 से 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। आहड़ का जो नाम है इसे दुलकोट के नाम से भी जाना जाता है, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुलकोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं, इसीलिए इसे दुलकोट के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज की मैं बात कर लेता हूँ, सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने यानी RC अग्रवाल ने 1956 में, फिर HD साकलिया ने 1961 में इसका निर्देशन यानी उत्खनन करवाया था। सर्वाधिक उत्खनन अगर आपको पूछ ले जाओ तो HD साकलिया के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा और तथ्यों की बात कर ले तो इस सभ्यता के जो लोग थे मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा के समर्थक होने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, यानी मर्दबांड जो मिले सर्वाधिक मिले। आहड़ से जो मर्दबांड मिले ना वो लाल काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना। और आहड़ का जो दूसरा नाम है जो कि सवाल में आपको पूछा गया था, ताम्रवती नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो उत्खनन से प्राप्त या रंगाई छपाई के ठप्पे भी प्राप्त हुए, यानी यह रंगाई छपाई का व्यवसाय भी होता था, ठीक है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये प्रस्तर युगीन में यह मानव रहता था, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। अच्छा, इससे पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। मैं बता रहा था ना कि आपको गणेश्वर की जो सभ्यता है उसे क्या कहा जाता है, तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। आहड़ को ताम्रवती नगरी, खेतड़ी को जो कहा जाता है वो ताम्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्र नगरी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ताम्र नगरी है ना, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। तो ये जो गद्दी पे बैठे थे, बिल्कुल कब बैठे थे, 1574 में बैठे थे। कब बैठे थे, 1574। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1574 से। मैं इसलिए कहता हूँ कि रूलिंग पीरियड आपको याद रखना है। रूलिंग पीरियड एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल थोड़ा एग्जाम टफ बनाते हैं तो रूलिंग पीरियड भी पूछ लेते हैं। 1574 से 1612 तक ये गद्दी पे थे, ठीक है। 1572 से 1612, इनके बारे में अपन कुछ देख लेते हैं। कल्याणमल के जो उत्तराधिकारी थे राय सिंह, ठीक है, जिन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजपुताने का कर्ण, ये एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। राजपुताना का कर्ण किसे कहा जाता है, तो राजपुताने का जो कर्ण कहा जाता है वो राय सिंह को कहा जाता है। क्लियर हो गया। और अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने महाराजा की पदवी प्रदान की थी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो बीकानेर के शासक बनते ही राय सिंह ने महाराजा धीराज और महाराजा की उपाधियां धारण की। बीकानेर के राठौड़ नरेशों में राय सिंह पहला नरेश है जिसने इस प्रकार की उपाधियां धारण की। इसके अलावा मैं बात कर दूं तो मुगल बादशाह अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था, आपको याद रखना। और राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में राव बीका द्वारा बनाए गए जूनागढ़ के किला का निर्माण 1594 में कंप्लीट करवाया था, यानी 1594 में पूरा करवाया। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, तो देखो इस किले के बारे में और कुछ जान लेते हैं अपन। तो किले के अंदर राय सिंह की एक प्रशस्ति लिखवाई गई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार, सूरजपोल और बाहर जयमल फत्ता के हाथी की स्वार पाषाण मूर्तियां राय सिंह के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। आगरा के किले में तो किसने बनवाई थी, आगरे के किले में जो बनवाई थी वो बनवाई थी अकबर ने, जबकि जूनागढ़ के किले में जो बनवाई थी वो राय सिंह ने बनवाई थी। इस दुर्ग में राजस्थान की सबसे पहली लिफ्ट स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य आपसे शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान का पहला किला जो लिफ्ट लगी हुई है तो वो कौन सा है, वो आपका राजस्थान का जूनागढ़ है, ठीक है, जो कि बीकानेर में। इसके अलावा राय सिंह द्वारा सिरोही के देवड़ा सुल्तान और जालोर के ताज खां को पराजित किया था। इसके अलावा राय सिंह की कृतियों की बात कर लेते हैं अपन, तो राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला, इनके दो ग्रंथ आपको याद रखना। एक तो आपका हो गया राय सिंह महोत्सव, दूसरा ज्योतिष रत्नमाला। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो देखो एक काव्य करमचंद वर्षों कीर्तन काव्य में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। ये सवाल भी पूछा गया आपका कि राजेंद्र कौन से काव्य में कहा गया, तो मैंने आपको बताया था करमचंद वंशों कीर्तन काव्य में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो राजेंद्र का मतलब जो लिखा गया ना, इसका मतलब होता है हारे गए शत्रुओं के साथ बड़े सम्मान का व्यवहार करता था। ये हारे हुए शत्रुओं के साथ जो होते हैं बड़े सम्मान से पेश आता था, इसलिए इसे राजेंद्र कहा जाता था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है, तो 10.41%, आपको याद रखना 10.41%। अब 10.41% से एक तथ्य आपको बहुत और याद आता होगा कि सर बताने वाले हैं, तो मैं वही बताने वाला हूँ कि लूनी का जो अपवाह क्षेत्र है प्रतिशत में वो भी 10.41% है। और चंबल नदी की बात कर लो तो 20.90 है। एग्जाम में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ये सवाल, ठीक है। जबकि माही नदी की मैं बात कर लेता हूँ तो 4.80 है। और जबकि आंतरिक अपवाह की मैं बात कर लेता हूँ 60.5, या कहीं आपको 60.1 भी मिल जाता है, 60.5, तो यानी 60% जो है ये आंतरिक अपवाह तंत्र है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो माही नदी की सहायक नदी जाखम है, काली सिंध की परवन है, साबरमती की जाजम है, और ये मेसवा जो है ना, मेसवा
मेस्वा भी आपकी साबरमती की सहायक नदी है, गंभीरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, गंभीरी। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेस्वा, हथमती, माजम, ये जो साबरमती की सहायक नदी है। तो साबरमती जो नदी निकलती कहाँ से निकलती है? डैवर जेल से निकलकर ये अहमदाबाद गुजरात की मुख्य नदी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन की वाष्पिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल का जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। सुमेलित करना आपको, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये आपके वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वागड़ कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे भौमट के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर को किसके नाम से जाना जाता है? भौमट के नाम से जाना जाता है। जबकि आबू पर्वतखंड को अबुर्द के नाम से जाना जाता है। कोटा, बूंदी, बारा को हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2001 की मैं बात करता हूँ तो राजसमंद का जो लिंगानुपात था वो 1000 था। कितना था? 1000 था। जबकि 2011 की मैं बात कर लूँ तो कितना हो गया? 990 हो गया, यानी 10 यूनिट घट गया, 10 इकाई कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ किसके? आपके चूरू की मैं बात कर लेता हूँ। चूरू का जो 2001 के अंदर था कितना था? 2001 के अंदर चूरू का था 948, ठीक है, और 2011 में घटकर कितना हो गया? 940 हो गया, 940 हो गया। तो इन दो जिलों का राजसमंद और चूरू के लिंगानुपात में जो ऑप्शन में आपको दिए हुए, इनमें से बस राजसमंद चूरू के अंदर लिंगानुपात में आपकी कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के ओल ओवर लिंगानुपात की मैं बात कर लेता हूँ तो कितना? 928 है, ठीक है, आपको याद रखना कितना? 928 है। शहरी लिंगानुपात की बात करता हूँ तो 914 है। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ तो 933 है आपका। कितना? 933। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात कर लेता हूँ तो आपका डूंगरपुर है भाई। डूंगरपुर का कितना है? तो 994 आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि सबसे कम लिंगानुपात की मैं बात करता हूँ तो धौलपुर का कितना है? 846 है। कितना है? 846। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कथन एस, राजस्थान में जनसंख्या वितरण असमान है। कारण एस, राज्य में जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा गाइस? तो बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन नंबर 1, एस और आर दोनों ही कथन सही है, ठीक है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जनसंख्या वितरण असमान पाई जाती है, क्योंकि पूर्वी मैदान यानी अरावली के पूर्वी साइड में तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जबकि अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थल पाया जाता है वह जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम है, क्योंकि वह सुविधाएं नहीं है। इधर आपको सुविधाएं भी मिलती है, दूसरा रेगिस्तान नहीं है आपका। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है? जलवायु और उच्चावचीय जो कारक है उनमें बिल्कुल अंतर पाया जाता है, डिफरेंस, कि इधर बरसात ज़्यादा होती है, उधर बरसात कम होती है, ठीक है। इधर पानी पर्याप्त मात्रा में, उधर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहे गाइस। अलवर में एक तरफ आपके जिले, एक तरफ आपके पर्यटन स्थल दिए। अलवर में आपका पांडुपोल पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अजमेर में आपकी सोनी जी की नसिया, सोनी जी की जो नसिया पड़ती है वो आपकी अजमेर में पड़ती है, आपको याद रखना है, ठीक है। सोनी जी की नसिया को लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बीकानेर में आपका कोलायत झील पड़ती है, ठीक है, और भरतपुर में आपका डीग पड़ता है जिसे जल महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो 14 का बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका जो प्रमुख कारण हो जाएगा आपका बिल्कुल कच्चे माल की उपलब्धता, कि राजस्थान में कच्चे माल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है देश में, पूरे देश में राजस्थान सीमेंट के मामले में प्रथम स्थान है, ठीक है।
पूरी दुनिया में ले ले तो चीन प्रथम पे, भारत दूसरे पे। राजस्थान में अपन कौन सा जिला सीमेंट उद्योग में अग्रणी है, तो आपका चित्तौड़गढ़ जो है सीमेंट उद्योग में अग्रणी है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे और बढ़ जाते हैं गाइस। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में आते हैं और इसे 5th के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान में कुल कितने जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश, तो मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। इसमें सबसे बड़े की बात करता हूँ तो फर्स्ट सी है, और सबसे छोटे की मैं बात कर लेता हूँ तो कौन सा आ जाएगा आपका सबसे छोटा, आपका 4th भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4th भी आपका सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है, तो मेवात क्षेत्र कार्यक्रम जो चलता है कितने जिलों में चलता है, आप सभी को पता है 2 जिलों में चलता है। कौन कौन से सर बता दीजिए। एक तो आपका अलवर हो जाएगा, दूसरा आपका भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। ये कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 1987 से 88 में स्टार्ट हुआ था, और ये राज्य के मेव बाहुल्य वाले जिले जैसे अलवर जिले की 8 पंचायत समितियों में, कितनी में, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुंडावर, किशनगढ़, बांस, कठूमर, उमरेण और कोट कासिम, जबकि भरतपुर की 4 पंचायत समितियों, अलवर की तो 8 पंचायत समितियों में और भरतपुर की 4 पंचायत समितियों नगर, डी, कामा और पहाड़ी में क्रियान्वित है। और इस योजना के तहत मिनी किट वितरण किए जाते हैं, उद्यानों के विकास के लिए दवाइयाँ आदि मुफ्त में वितरण की जाती है। ये जो है ना 100% वित्त पोषित है राज्य सरकार का, इसमें सेंट्रल का कोई हिस्सा नहीं। अगर कभी आपको रेशा पूछ लें कि मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है ये 100% वित्त पोषित है राज्य सरकार का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो साथ में मैं एक कार्यक्रम की और बात कर ही लेता हूँ, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो ये 4 सीमावर्ती जिलों के अंदर, कौन से 4 सीमावर्ती जिले हो गए आपके, देखो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में चल रहा है, ठीक है। इसके 16 विकास खंडों में संसाधन विकसित कर सुरक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने हेतु सीमा क्षेत्र के दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से 100% केंद्र सरकार का, कितना, 100%। पहले मैंने आपको बताया 100% राज्य सरकार का मेवात विकास कार्यक्रम, अब मैं आपको बता रहा हूँ सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 100% सेंट्रल सरकार का है, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये जो आपके स्टार्ट हुआ था 1986 से 87 के मध्य स्टार्ट हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी हवा जिसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सी हवा, तो हरमटन, बोरा, फोहन, चिनूक। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरमटन हवा को किस नाम से जाना जाता है, डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। तो कुछ हवाओं की मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने। देखो लू है जो आपकी, ये कहाँ चलती है, तो ये गर्म और शुष्क हवा ये आपके उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। जबकि हबूब की बात कर लूँ तो ये गर्म हवा ये सूडान में चलती है। चिनूक की मैं बात कर लेता हूँ तो ये गर्म और शुष्क हवा ये रॉकी पर्वत यानी अमेरिका में चलती है, ठीक है। दूसरा मिस्ट्रल है, ये ठंडी हवा ये फ्रांस में भूमध्य सागर की ओर चलती है। हरमटन की मैं बात कर लेता हूँ तो ये शुष्क गर्म हवा ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। सिरोको जो है गर्म हवा ये सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप तक चलती है। सिमुन की मैं बात कर लेता हूँ तो ये गर्म हवा ये अरब मरुस्थल में चलती है। इसके अलावा मैं बोरा की बात कर लेता हूँ तो बोरा एक ठंडी और शुष्क यानी दोनों हवाएं यूरोप के इटली की ओर चलती है, ठीक है। बोरा जो ठंडी हवा आपकी ये पूर्वी यूरोप से इटली की ओर चलती है। जबकि विल्जेड आपकी ठंडी हवा ये टुंड्रा प्रदेश में चलती है। लेवेंतर जो है कि ठंडी हवा स्पेन में आपकी चलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो व्यापारिक पवनें आपकी वो किस दिशा में बहती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से बहती है, दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइस। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है
वो एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो असम के आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है, कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर। कितने हैं? कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना। एक आपका काजीरंगा हो गया, एक आपका मानस हो गया, एक आपका नेमारी हो गया, एक आपका डिब्रू सखोवा हो गया, एक आपका राजीव गांधी ओरंग हो गया। ठीक है, एक आपका देहिंग पटकाई हो गया, एक आपका राई मोना नेशनल पार्क हो गया। तो ये 7 हो गया। ठीक है, जून 2021 में 2 नए जुड़े थे, पहले 5 थे, फिर ये 7 हो गए। ठीक है, और असम भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है और असम में जैव विविधता से संपूर्ण राज्य जिसकी 35% से ज़्यादा भूमि वनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, 35% से ज़्यादा भूमि जो वनों के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना आपको। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? तो चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, चेन्नई में लौटते हुए मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, चेन्नई की वर्षा परिवर्तनशीलता मुंबई से भी ज़्यादा है। दूसरा, चेन्नई को सबसे ज़्यादा जो बरसात मिलती है वो लौटते हुए मानसून से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? तो इसके निकट, सबसे निकट कौन सा बंदरगाह? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, देखो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया, क्योंकि चेन्नई भी इसके नज़दीक ही पड़ता है, आपका कोलकाता भी नज़दीक ही पड़ता है, रंगून भी नज़दीक पड़ता है, कोलंबो भी नज़दीक पड़ता है। पहले कहाँ सचेत होना चाहिए, यानी जो चक्रवात की डायरेक्शन कौन सी है तो वो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1921 को जनगणना विभाजन वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया। ठीक है, महान सीमा भ्रंश जो अलग करता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो जीबीएफ कहा जाता है। ये जीबीएफ जो पड़ता है ना आपका, कहाँ पड़ता है? ये तो राजस्थान में पड़ता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट महान सीमा भ्रंश। ठीक है, राजस्थान में किसको अलग करता है? अरावली को और विद्यनक्रम को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा लगती है किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है सर, वो भी आप बता दीजिए। तो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर आपकी लगती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो स्थित है आपकी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में मृदा यानी मिट्टी अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। तो देखते हैं, अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई और अत्यधिक खेती और अतिचारण। तो 27 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर, ये सारे सही होंगे। ठीक है, अत्यधिक वर्षा के कारण भी मिट्टी का होता है, वनों की कटाई से भी मिट्टी का अपरदन होता है, ज़्यादा खेती करते तो भी मिट्टी का अपरदन होता है, अतिचारण से भी मिट्टी का अपरदन होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सॉरी गाइस, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इसमें कूट भी दिए हुए आपके। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ठीक है, मैंने ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं फिर। अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वे प्रस्तुत करना चाहे लिखित में सूचना देनी होगी। ये भी सही है आपका।
प्रस्ताव समग्र पद सदस्य संख्या कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, ये आपका सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर ए जो 1 वाला है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राज्यपाल के राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद दोनों पे रहे? तो इसमें एकमात्र है आपके टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, 29 का जो ऑप्शन नंबर 2 है, टीकाराम पालीवाल जो है पहले मुख्यमंत्री बने थे, राजस्थान के प्रथम मनोनीत निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मनोनीत आपके हीरालाल शास्त्री थे और जबकि निर्वाचित टीकाराम पालीवाल थे। जब जयनारायण व्यास ने अपनी सरकार बनाई थी, यानी जयनारायण जो मुख्यमंत्री बने थे, उनके कार्यकाल के अंदर टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया गया था? उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना। सर्वाधिक कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल को, सर्वाधिक मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो था वो मोहनलाल सुखाड़िया का था 17 साल। ठीक है, और आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता कहा जाता है वो मोहनलाल सुखाड़िया को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अशोक गहलोत को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? मारवाड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में अशोक गहलोत तीसरा अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो, पहला कार्यकाल कब था इनका, मैं आपको बता देता हूँ तीनों कार्यकाल। देखो, पहला कार्यकाल आया था उनको 1998 से 2003 तक इनका कार्यकाल था अशोक गहलोत का। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ तो ये आए थे 2008 से 2013, 2008 से 2013 के मध्य इनका दूसरा कार्यकाल हुआ था। अभी तीसरा कार्यकाल आपके सामने चल रहा। ठीक है, 2018 से लेकर 2023 तक अब कंप्लीट होने वाला है। अब इलेक्शन होंगे वापस से। ठीक है, अभी वापस से लगभग ये दिसंबर से जनवरी में वापस से इलेक्शन शुरू होने वाले। ठीक है, तो 3 कार्यकाल यानी 15 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, राजस्थान के दूसरे सर्वाधिक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, अगर ये अब की बार वापस से आते हैं, अगर रिकॉर्ड तोड़ते हैं मोहनलाल सुखाड़िया के जो कि 17 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर ये 3 साल भी रह लेते हैं तो 18 साल इनका कार्यकाल हो जाएगा। राजस्थान के एकमात्र और प्रथम जो कि सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाएंगे। ठीक है, जबकि मोहनलाल सुखाड़िया इन्होंने जो अपना कार्यकाल किया टुकड़ों में किया, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया लगातार 1954 से लेकर 1967, ठीक है, 17 साल तक मुख्यमंत्री रहते। कितने साल तक? 17 साल तक। सॉरी, 1971 तक, 1971 तक लगातार कार्यकाल में थे वो। 1954 में बने थे ना, 1954 से लेकर 1971 तक थे मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो तो आप देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर देना मुझे ना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, ए और डी। ठीक है, आपके एक तो जयनारायण व्यास, दूसरा आपके भैरू सिंह शेखावत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो बनने वाले थे ना वो भैरू सिंह शेखावत की सरकार ही थी। कब बनी थी? तो आपको याद रखना 1977 से 1980 के मध्य। ठीक है, 1977 से 1980 के मध्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एकमात्र राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो बरकतुल्ला खान थे। कौन थे वे? बरकतुल्ला खान थे, ये आपको याद रखना। और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री, ठीक है, जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। कौन? जयनारायण व्यास जो मनोनीत भी थे और आपके निर्वाचित भी थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था 1952 से 54 के दौरान ये मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया का मैंने जैसा आपको बता ही दिया कि लगातार सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहते थे। इनका जो संबंध था उदयपुर से था मोहनलाल सुखाड़िया का। ठीक है, तो नेक्स्ट आज की क्लास को अपन यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।